अस्सलाम वालेकुम। बेसिक इंग्लिश आज हम लेक्चर नंबर 14 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ठीक है ना। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब जो फ्यूचर में परफेक्ट होगा, यानी आने वाले वक्त में कोई काम जो है कंप्लीट हो चुका हो, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है ना। सो फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है? फ्यूचर का मतलब आने वाले वक्त की बात है, तो इसका मतलब गा, गी या गे अगर लगा होगा एंड में, इट मीन्स ये फ्यूचर का जुमला है। और परफेक्ट हमने बात की, परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुकी या चुके वगैरह। सो चुका होगा, चुकी होगी, चुका होऊंगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये इसकी उर्दू में पहचान है। तो चलें इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर में आपको पता है हमेशा हम क्या करते हैं, एजर्टिव, अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, देन V3 आता है परफेक्ट्स के अंदर, और ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, दो किस्म के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, शैल और विल होता है, आपने अभी तक पढ़ा था। यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो विल हैव एंड शैल हैव हो जाएगा। ठीक है ना। हम अब शुरू से पढ़ते आ रहे, शैल और विल दो तरह के स्ट्रक्चर्स तमाम फ्यूचर के अंदर। तो अब हम बात कर रहे हैं चूँकि फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें विल के साथ हैव लग जाएगा और शैल के साथ हैव लग जाएगा। बाकी जो स्ट्रक्चर है हमेशा हमने जो पढ़ा है, विल किसके साथ आता है और शैल किसके साथ, वो सेम रहेगा। जैसे हमने पढ़ा था, विल हमेशा तमाम सब्जेक्ट्स के साथ आता है सिवाय फर्स्ट पर्सन के। फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं? आई और वी। आई और वी के साथ हमेशा शैल हैव आएगा, बाकी तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या आएगा? विल हैव आएगा। सो पहले केस में, यानी पहले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में हम विल हैव को डिस्कस करेंगे, उसके बाद शैल हैव को लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। सो देखिए, पहला जुमला है, चोर पकड़ा जा चुका होगा। ठीक है ना। ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि वो कहीं जा रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि हम जब जाएंगे तो चोर पहले से पकड़ा जा चुका होगा। सो चोर को कहते हैं थीफ, और जो है पकड़ने को कैच कहते हैं। अब थर्ड फॉर्म जो कैच की होती है कॉट, CAUGHT, कॉट। ठीक है। तो चोर पकड़ा जा चुका होगा, तो यहाँ लफ्ज आएगा थीफ, और चूंकि हम विल का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, विल हैव, थीफ विल हैव कॉट, मतलब चोर पकड़ा जा चुका होगा। ठीक है ना। कैच का थर्ड फॉर्म आता है कॉट। सो अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर। आपको पता है सिर्फ बीच में नॉट आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, और बाकी सेम चेंजेस, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होती, सेम रहता है। सो नेगेटिव जुमला इसका क्या बनेगा? चोर पकड़ा नहीं जा चुका होगा। ठीक है ना। यानी कि इनको ऐसा गुमान है कि चोर नहीं पकड़ा गया होगा, तो ये बात करें तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? थीफ विल नॉट हैव। याद रहे हमने बताया था विल हैव के बीच में नॉट आता है, शैल बी, विल बी के बीच में नॉट आता है हमेशा। तो जुमला बनेगा थीफ विल नॉट हैव कॉट, कि चोर पकड़ा नहीं जा चुका होगा। इसको चोर पकड़ा नहीं जा चुका होगा पढ़े, या चोर नहीं पकड़ा जा चुका होगा पढ़े, इससे कोई ज़्यादा हम फिलहाल उसके हम स्ट्रक्चर पे ज़्यादा नहीं जा रहे। हम फिलहाल चूँकि उर्दू टू इंग्लिश या इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, फिलहाल हम उर्दू से इंग्लिश कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लासेस में क्या करेंगे, इंग्लिश की उर्दू करेंगे। उसके बाद हम फिर कन्वर्सेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे, डिबेट्स वगैरह जो होते हैं, इंटरव्यू वगैरह, सारे के सारे। कहता है जो सब्जेक्ट बीच में आ जाता है, हेल्पिंग स्टार्टिंग में आ जाता है, इंटरोगेटिव जितने भी करते हैं, एंड में क्वेश्चन मार्क हम लाजमी लगा देते हैं। सो आपके पास जुमला है इंटरोगेटिव में, क्या चोर पकड़ा जा चुका होगा। तो आपको पता है सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, बाकी जो भी है हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, तो आपका इंटरोगेटिव बन जाएगा। सो विल थीफ हैव कॉट, क्या चोर पकड़ा जा चुका होगा, विल थीफ हैव कॉट। ठीक है। कॉट याद है कैच की थर्ड फॉर्म होती है। और फिर इस तरह नेगेटिव इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, और फिर दोबारा वही सेम चेंजेस जो होती हैं वही करेंगे। तो नेगेटिव इनका इंटरोगेटिव जो बनेगा वो क्या होगा? क्या चोर नहीं पकड़ा जा चुका होगा। ये इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है, नेगेटिवली इंटरोगेटिव है। तो क्या चोर नहीं पकड़ा जा चुका होगा, विल थीफ नॉट हैव कॉट, विल थीफ नॉट हैव कॉट, क्या चोर नहीं पकड़ा जा चुका होगा। ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया। अब हम 3 एग्जांपल्स और डिस्कस करेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि हम क्या इसमें डिस्कस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट जुमला है, खिलाड़ी नमाज अदा कर चुके होंगे। ठीक है। खिलाड़ी नमाज अदा कर चुके होंगे। खिलाड़ियों को आपको पता है प्लेयर्स कहते हैं, और नमाज के लिए हम क्या करते हैं, प्रेयर का वर्ड यूज़ करते हैं जनरली। ठीक है। नमाज भी आप लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा मसला नहीं है इंग्लिश में, लेकिन ऑफ़र यानी प्रेयर लिख देंगे नमाज के लिए, ब्लेसिंग्स, प्रेयर वगैरह ज़्यादा बेहतर है लिख लें। तो खिलाड़ी नमाज अदा करने को कहते हैं ऑफ़र। ऑफ़र की थर्ड फॉर्म होती है ऑफर्ड। ठीक है। तो ऑफर्ड, प्लेयर्स विल हैव ऑफर्ड प्रेयर।
ठीक है, प्लेयर्स विल हैव ऑफर्ड द प्रेयर, खिलाड़ी नमाज अदा कर चुके होंगे। तो देखिए हमने जुमला बनाया, प्लेयर्स विल हैव ऑफर्ड प्रेयर, खिलाड़ी नमाज अदा कर चुके होंगे, नमाज पढ़ चुके होंगे। इधर भी कर सकते हैं, जनरली अदा करने का लफ्ज़ आता है इसलिए अदा लिख दिया, पढ़ चुके होगा तो भी हम यही जो इसके लिए ट्रांसलेशन करेंगे। सो खिलाड़ी जो है नमाज पढ़ चुके, अदा कर चुके होंगे या पढ़ चुके होंगे। प्लेयर्स विल हैव ऑफर्ड प्रेयर, प्रेयर कहते हैं नमाज के लिए आता है जनरली वर्ड, इबादत के लिए, प्रेयर नमाज के लिए आता है। फिर है खिलाड़ी नमाज नहीं अदा कर चुके होंगे, ठीक है ना। अब ये किसी को खदशा है कि ऐसा नहीं हुआ, सो वो कह रहा है खिलाड़ी नमाज नहीं अदा कर चुके होंगे। प्लेयर्स विल नॉट हैव ऑफर्ड प्रेयर। अच्छा याद है, एक प्लेयर है एक प्रेयर है, दोनों में फ़र्क समझिएगा, ऐसा ना आप इसको मिक्स कर लें। प्लेयर खिलाड़ी को कहते हैं, प्रेयर नमाज को कहते हैं। प्लेयर्स विल नॉट हैव ऑफर्ड प्रेयर, खिलाड़ी नमाज अदा नहीं कर चुके होंगे। मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पर, इसमें देखें नहीं, आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसका ऐसा ज़्यादा इशू नहीं है। खिलाड़ी नमाज नहीं अदा कर चुके होंगे, खिलाड़ी नमाज अदा नहीं कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसका ज़्यादा फ़िलहाल इशू नहीं, क्योंकि हम चूँकि फ़िलहाल ट्रांसलेशंस कर रहे हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे इसको कैसे करना है। डेरिवेटिव है क्या खिलाड़ी नमाज अदा कर चुके होंगे, तो आप क्या करेंगे, विल शुरू में आ जाएगा और प्लेयर बाद में आ जाएगा। विल प्लेयर्स हैव ऑफर्ड प्रेयर, विल प्लेयर्स हैव ऑफर्ड प्रेयर, क्या खिलाड़ी नमाज अदा कर चुके होंगे। इस तरह इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव हम बनाते हैं, क्या खिलाड़ी नमाज अदा नहीं कर चुके होंगे या क्या खिलाड़ी नमाज नहीं अदा कर चुके होंगे। तो इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या बनेगा, विल प्लेयर्स नॉट हैव ऑफर्ड प्रेयर, क्या खिलाड़ी नमाज अदा नहीं कर चुके होंगे। विल प्लेयर्स नॉट हैव ऑफर्ड नमाज, नमाज भी मैंने बताया आप लिख सकते हैं, बट प्रेयर लिख लेने ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं हम इसकी, और वो है वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी होगी, ठीक है ना। वो अपनी नौकरी से तंग है तो नौकरी छोड़ चुकी होगी। हम ये बात फ्यूचर की कर रहे हैं, तो क्या जुमला बनेगा, वो अब ज़ाहिर लड़की की बात हो रही है होगी है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे शी, और नौकरी को जनरली जॉब कहते हैं हम, और छोड़ने को क्या कहते हैं, लेफ्ट, लीव होता है और लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। सो वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी होगी, शी विल हैव लेफ्ट, अपनी है या उसकी है तो हर आएगा, हर का मतलब लड़की के लिए हर आएगा और लड़का होता तो हिज आ जाता। तो यहाँ जुमला बनेगा शी विल हैव लेफ्ट हर जॉब, हर का मतलब ये लड़की है इसलिए अपनी की जगह मैंने हर लिख दिया। हर का मतलब उसकी, वो उसकी नौकरी छोड़ चुकी होगी, तो जनरली अपनी के लिए भी हर ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। शी विल हैव लेफ्ट हर जॉब, वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी होगी। अगर ये लड़का होता वो अपनी नौकरी छोड़ चुका होगा, सो ही विल हैव लेफ्ट, हर के बजाय क्या आता है, हिज आता है। लड़के के लिए हिज आता है, लड़की के लिए हर आता है, ठीक है। इस हर का मतलब उसकी और हिज का मतलब उसका, ठीक है। सो ये जुमला है शी विल हैव लेफ्ट हर जॉब, वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी होगी। अब इसका नेगेटिव अगर हम बनाते हैं, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी, सो क्या जुमला बनेगा, शी विल नॉट हैव लेफ्ट हर जॉब, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी, ठीक है। शी विल नॉट हैव लेफ्ट हर जॉब, फिर बता रहा हूँ हर लड़की के लिए यूज़ होता है, हिज लड़के के लिए यूज़ होगा, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्या वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी होगी, तो जुमला क्या बनेगा, विल शी हैव लेफ्ट हर जॉब, ठीक है। विल शी हैव लेफ्ट हर जॉब और क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा, तो ये आपका जुमला बन गया, क्या वो अपनी नौकरी छोड़ चुकी होगी। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव जब हम बनाएंगे तो आपके पास जुमला क्या बन रहा है, क्या वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी। सो आप क्या करेंगे, इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव हमने स्ट्रक्चर बार बार डिस्कस किया, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। याद रहे, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे फजूल है, आप कभी भी नहीं सीख सकते। सो क्या जुमला बनेगा, क्या वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी। विल शी नॉट हैव लेफ्ट हर जॉब, ठीक है। क्या वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ चुकी होगी, विल शी नॉट हैव लेफ्ट हर जॉब, ठीक है। एक और हम आखिरी जुमला स्ट्रक्चर्स का डिस्कस कर लेते हैं, और वो जुमला है आप कहानी पढ़ चुके होंगे, ठीक है ना। कहानी को तो आपको पता है स्टोरी कहते हैं, पढ़ना अब रीडिंग वाली बात हो रही है यहाँ पर। ये पढ़ाई दूसरी पढ़ाई नहीं है कि जिस तरह बच्चा जो है ना पढ़ाई के लिए स्कूल जाता है, वो स्टडीज़ होता है, उस पढ़ाई को तालीम हासिल कर, वो तालीम जो पढ़ाई होती है उसको स्टडीज़ कहते हैं। अब यहाँ कहानी पढ़ का मतलब रीडिंग वाला पढ़ना है। सो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड ही होती है, इसको पढ़ते रेड है, रीड रेड रेड,
लिखते रीड ही हैं, बट उसको पढ़ने का मैं फ़र्क बता रहा हूँ। READ रीड फर्स्ट फॉर्म है, READ रेड पढ़ेंगे सेकंड फॉर्म को, READ रेड दोबारा पढ़ेंगे थर्ड फॉर्म को। स्पेलिंग सेम है, बट थोड़ा सा आवाज़ में, प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस है, ताकि आपको पता चले आप फर्स्ट फॉर्म बोल रहे हैं सेकंड या थर्ड। सो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, यू विल हैव रेड द स्टोरी, आप कहानी पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, आपकी बात कर रहे हैं, एक से जो भी है। मैंने बताया तुम नहीं लिखते, हम इसको आपको हमेशा, यू को हमेशा आप लिखते हैं। आप कहानी पढ़ चुकी होंगी या आप कहानी पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, अब लड़की होती तो होंगी लिखता है, लड़का है तो इसलिए होंगे लिखा है। यू विल हैव रेड द स्टोरी। बुक होता तो बुक लिख देते हैं। फिर इसका नेगेटिव हम बनाए, आप कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे, तो क्या जुमला बनेगा, यू विल नॉट हैव रेड द स्टोरी, आप कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा हम एक और एग्जांपल इसकी करते हैं, यही इसका इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। क्या आप कहानी पढ़ चुके होंगे, तो क्या जुमला बनेगा, विल यू हैव रेड द स्टोरी। ठीक है, विल यू हैव रेड द स्टोरी, क्या आप कहानी पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव जो लास्ट होता है वो क्या होगा, क्या आप कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे। इट मीन्स क्या इसकी स्ट्रक्चर बनेगा, विल यू नॉट हैव रेड द स्टोरी, क्या आप कहानी नहीं पढ़ चुके होंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखें इसकी प्रैक्टिस करें, कम से कम 20 सेंटेंसेस रेगुलर बेसिस पे आप बनाएं हर टेंसेस के। देखिए मैं लेक्चर एक दिन में कभी 2 भी कर रहा हूँ लोड, 3 भी अपलोड कर रहा हूँ। उससे आपको जल्दीबाजी नहीं करनी, आप एक एक करके लेक्चर समझें, जब तक एक समझ ना आए दूसरे पे ना जाएं। कोशिश करें इसको आराम आराम से करें। मेरा टारगेट है कि 60 दिनों में, 60 डेज़ में इंशाल्लाह ताला मैं इस पे तमाम लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा जो लैंग्वेज के हवाले से। वो 60 लेक्चर्स करके इंशाल्लाह ताला आप उम्मीद है कि सारी की सारी आपकी जो बेसिक्स इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश आपको अच्छी खासी बोलनी आ जाएगी। क्योंकि इसके अलावा मैं जो है 60 डेज़ का एक सेशन शुरू कर रहा हूँ, जिसमें जॉब टेस्ट वगैरह जो होता है, एंट्री टेस्ट जो बच्चों का होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, उसकी प्रिपरेशन भी 60 दिनों में 60 क्लासेस में करवाऊँगा। वो भी बिल्कुल फ्री रखेंगे इस चैनल के ऊपर। ठीक है ना, तो उसके लिए आप जो क्या कीजिए, प्रैक्टिस लाजमी करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो।